हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका। कैसे हैं आप सब? आज का यह वीडियो कक्षा 9 के गणित विषय पर है, जिसमें हम लोग इस विषय के अध्याय संख्या पद्धति का अध्ययन करेंगे। और आज इस वीडियो में संख्या पद्धति की भूमिका को समझेंगे। और ऐसे ही इस चैनल पे कक्षा 9 के गणित विषय का सभी अध्याय का अध्ययन कराया जाएगा वीडियो के माध्यम से। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा लें, ताकि गणित विषय के सभी अध्याय का वीडियो आप तक पहुंच पाए और हम लोग अच्छे से पढ़ाई कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संख्या पद्धति की भूमिका को। संख्या पद्धति की भूमिका जो है बहुत ही किताब अगर आप लोगों के पास होगा तो आप लोग देखिएगा, इसमें बहुत ही बारीकी से पूरा डिटेल दिया हुआ है। लेकिन हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को यहाँ पे पॉइंट आउट किया हुआ है। तो चलिए उस पॉइंट आउट के तौर पे हम लोग समझते हैं कि भूमिका में हमें क्या क्या पढ़ना है, संख्या पद्धति की भूमिका में हमें क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद प्रश्नावली को भी 1.1 को हल करेंगे और आगे बढ़ते हैं। तो संख्या पद्धति की भूमिका में हमें पहला संख्या रेखा के बारे में जानना है, प्राकृत संख्या के बारे में जानना है, पूर्ण संख्या के बारे में जानना है, भिन्न संख्या के बारे में जानना है और परिमेय संख्या के बारे में जानना है। तो ये जो भूमिका दी हुई है ये क्या है, संख्या रेखा पहले समझते हैं। चलिए, तो संख्या रेखा कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक, यहाँ से यहाँ तक, और ये इसका न्यूट्रल है जीरो। बीच की संख्या होती है, इस संख्या रेखा पर बीच की संख्या जीरो होती है, न्यूट्रल नंबर। अगर संख्या रेखा पर हम लोग दाहिने के तरफ बढ़ते हैं तो अंकों का मान बढ़ता है, और बाएं के तरफ आते हैं तो अंकों का मान घटता है। तो संख्या रेखा के दाहिने तरफ धनात्मक संख्याएं मिलेंगी, और जितना हम लोग दाहिने साइड तरफ जाएंगे उतना संख्याओं का मान बढ़ता रहेगा। तो जैसे कि कोई पूछ रहा है कि संख्या 1 और संख्या 4 में सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो कोई भी अगर ऐसा पूछता है तो हम लोग डायरेक्ट बताएंगे कि संख्या 4 संख्या 1 से बड़ी है। पर कैसे बड़ी है, तो वो तर्क देने के लिए हम लोग बताएंगे कि संख्या रेखा पर संख्या 1 से संख्या 4 उससे उसके दाहिने तरफ आती है, इसलिए संख्या 1 से संख्या 4 बड़ी है, ठीक। और संख्या रेखा पर जब हम लोग बाएं तरफ आते हैं तो संख्या का मान घटता है। जैसे जीरो से अगर हम बाएं तरफ आएँ तो संख्या माइनस में जाती है, ठीक है। अगर कोई पूछेगा -4 बड़ा है या -1, तो हम लोग बताएंगे -1। कैसे? क्योंकि -4 से संख्या -1 दाहिने तरफ है इधर, ठीक है। और जैसे जैसे हम लोग इधर आएंगे संख्याओं का मान बढ़ता रहेगा, और जैसे हम लोग इधर आएंगे संख्याओं का मान घटता है। तो इधर ऋणात्मक संख्या, इधर धनात्मक संख्या, और ये है संख्या रेखा। संख्या रेखा पर अनंत संख्याएं होती है, बहुत सी संख्याएं होती है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग संख्या रेखा समझ गए हैं। तो अगली भूमिका प्राकृत संख्या पर हम लोग चलते हैं और प्राकृतिक संख्या को जानने की कोशिश करते हैं। बच्चों, ये स्क्रीनशॉट ले लेना और अपने कॉपी में नोट कर लेना, और इसे ध्यान रखना कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या जो मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट किया है, लिखा हुआ है, वो आप लोगों को याद रहे, ताकि क्वेश्चन 1.1 प्रश्नावली पर इसी से पूछे जाएंगे, ताकि प्रश्नावली सॉल्व करने में, हल करने में आपको कोई दिक्कत ना आए। तो प्राकृतिक संख्या के बारे में समझते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या है? नेचुरल नंबर। उसको हम लोग n से सूचित करते हैं, ठीक, n से सूचित करते हैं। प्राकृतिक संख्या 1 से, ये 1 से स्टार्ट होती है, शुरू होती है और अनंत तक जाती है, अनंत तक जाती है। इसकी कोई सीमा है नहीं, मतलब अनंत तक जाएगी। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है, वो प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है। उसे n से सूचित किया जाता है। n मीन नेचुरल। 1 से स्टार्ट होगी और अनंत तक जाएगी, वो प्राकृतिक संख्या है, ठीक। अब पूर्ण संख्या बस कुछ नहीं करना है। प्राकृतिक संख्या में
एक से पहले शून्य को जोड़ेंगे, एक से पहले शून्य को जोड़ेंगे, वो पूर्ण संख्या हो गई। कोई पूछेगा कि पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या में क्या अंतर है, तो प्राकृत संख्या एक से स्टार्ट होती है और पूर्ण संख्या 0 से अनंत तक जाती है, बस यही अंतर है। इसे हमें होल नंबर, इसको हम लोग होल नंबर बोलते हैं। तो पूर्ण संख्या को W से सूचित किया जाता है। ठीक, अब आगे आगे की भूमिका में हम पूर्णांक संख्या को समझेंगे। ठीक, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या दोनों एक जैसा है, लेकिन पूर्णांक, अगर पूर्णांक आ जाए तो क्या करेंगे, इसमें क्या है कि 0 से 1 2 3 4 5 6 अनंत तक है, और 0 के इधर बाएं साइड जो माइनस की संख्या है वो भी इसमें सम्मिलित होती है। तो पूर्णांक संख्या में प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या का मेल होता है, प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या का मेल होता है, और उसके साथ ही ऋणात्मक संख्याओं का भी मेल होता है। और इन तीनों संख्याओं के मेल से बनती है पूर्णांक संख्या, इंटीजर। ठीक है, जिसे जेड से सूचित किया जाता है। तो पूर्णांक, पूर्ण और प्राकृत संख्या हम लोग समझ गए। प्राकृत संख्या एक से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। पूर्ण संख्या 0 से अनंत तक जाएगी, बस प्राकृत संख्या में 0 को जोड़ देना है, पूर्ण संख्या हो गई। और पूर्णांक संख्या 0 1 2 3 अनंत तक, और इधर माइनस में माइनस की संख्या भी अनंत तक जाएगी। इन तीनों का मेल पूर्णांक संख्या कहलाता है। अब है भिन्न संख्या। अब भिन्न संख्या क्या है, मैंने इसलिए नोट्स कर लिया है ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो आप लोग ये जो पीडीएफ क्या है, इसको स्क्रीनशॉट बोलेंगे, स्क्रीनशॉट लेके अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। तो अब आते हैं भिन्न संख्या। भिन्न संख्या क्या है, भिन्न संख्या का सिंपल परिभाषा है, बट्टा पर की संख्या को भिन्न संख्या कहते हैं। बट्टा मीन ये मतलब इसके नीचे इसका हर जुड़ा रहता है। जैसे कि मान लो ऊपर की संख्या 2 है, ये अंश है, और इसके नीचे 3, हर इसका जुड़ा रहेगा, और ये बट्टा कहलाता है। ठीक है, ये बट्टा कहलाता है, यानी इसका ये 3 भाग, ठीक है, इसका ये 3 भाग जुड़ा है इसके साथ। ठीक है, जब भी करेंगे तो इसको 3 भाग करके इसका फाइनल हम लोग संख्या निकालेंगे। क्योंकि ये 2 नहीं है, ये 2 को 3 भागों में बांट रहा है इसका हर। हर जो है अंश को बांटने के लिए हमेशा के लिए तैयार रहता है, तो ये इसका बंटवारा है। ठीक है, तो ये बंटवारा वाला ये बट्टा लग गया, तो ये बट्टा भिन्न हो गया। ठीक है, तो 1/2, 2/3, -3/4, 3/200, ये सब भिन्न संख्या है। 4 भी एक भिन्न संख्या है। आप बोलेंगे कि इसके नीचे तो यहाँ पे बट्टा लगा नहीं है, ना कोई हर दिख रहा है, तो इसके नीचे बट्टा लगा है, हम लोग लगा सकते हैं एक। ठीक है, हम लोग एक लगा सकते हैं। अब एक लगाने से ये संख्या 4 जो है ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, लेकिन एक लगा सकते हैं तो 4 भी भिन्न संख्या है, 5 भी भिन्न संख्या है। तो इसमें देख लीजिए, प्राकृत संख्या भी एक भिन्न संख्या हो सकती है। पूर्ण संख्या, अब मेन मुद्दा है कि पूर्ण संख्या एक भिन्न संख्या हो सकती है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ तो कन्फ्यूजन है। चलो पहले भिन्न संख्या को समझते हैं, बाद में वो दूसरा भूमिका हम लोग जब पढ़ेंगे, संख्या पद्धति की दूसरी भूमिका, जब अगली भूमिका आएगी उसमें हम लोग 0 को समझेंगे। तो ये देखो 4/1, 5/1, 8/1, सबके नीचे 1 लगा सकते हैं, कोई बदलाव नहीं आएगा, और ये 9 भी भिन्न संख्या में शामिल हो जाएगा। ठीक है, तो भिन्न संख्या हम लोगों ने समझा कि भिन्न संख्या वो संख्या होती है जो बट्टा पर की संख्या होती है, वो भिन्न है, जिसका भागा उसके साथ लगा रहता है, जिसका भाग नीचे जुड़ा रहता है हर, और ये बट्टा का सिंबल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे की भूमिका क्या है, संख्या पद्धति की अगली भूमिका है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या एक खुद में सबका मेल है। ठीक, प्राकृत संख्या जो 1 से लेकर अनंत तक जाती है, पूर्ण संख्या जो 0 से लेकर अनंत तक जाती है, पूर्णांक संख्या जिसमें 0 से लेकर अनंत तक की संख्या, और 0 से लेकर माइनस की अनंत संख्या। ठीक, और भिन्न की संख्या जो हम लोगों ने वहाँ यहाँ देखा, ये देखा, ये सब भिन्न की संख्या, ये भी इसमें जुड़ी है। तो 1 2 3 4, 4 संख्याओं के मेल से बनती है ये पूरी की पूरी परिमेय संख्या। ठीक है, और ये बहुत ही लंबी टॉपिक है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हम लोग समझ लेते हैं। कोई पूछेगा कि परिमेय संख्या किन संख्याओं के मेल से बनी है, तो प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भिन्न संख्या, सबके मेल से, सबकी मेल है परिमेय संख्या। ठीक है, अब परिमेय संख्या की परिभाषा जान लेते हैं।
परिमेय संख्या की परिभाषा है ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, जिस संख्या को p/q के रूप में हम लोग लिखते हैं उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। ठीक है, तो p तथा q दोनों पूर्णांक हो, पूर्णांक मतलब 0 से लेकर अनंत तक और 0 से लेकर माइनस की संख्या अनंत तक, वो पूर्णांक कहलाती है। तो जिसमें p और q दोनों पूर्णांक हो और जिसे p/q के रूप में लिखा जाए वो परिमेय संख्या है। और जहाँ q बराबर नहीं 0, ये जो q है जो नीचे हर का है, हर है, ये q जो है हर है, तो ये 0 नहीं होना चाहिए। 0 होगा तो पूरी संख्या 0 हो जाएगी, तो उसे p/q के रूप में, वो q बराबर 0 नहीं हो सकता है। और परिमेय संख्या को q से प्रकट किया जाता है, मतलब q से प्रदर्शित किया जाता है परिमेय संख्या को। जो मैंने भूमिका एक एक टॉपिक बना के जो नोट्स में समझाया है उसी को किताब में बहुत ही बारीक डिटेल के साथ दिया हुआ है और उसी भूमिका के आधार पे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो उसका हालांकि उसका आंसर आपकी किताब में दिया हुआ है डिटेल के साथ, पर हम लोग आइए इसको जानते हैं। तो क्या लिख रहा है यहाँ पे 1 नंबर में प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, पूछ रहा है। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, तो 0 जो है वो पूर्ण संख्या है, लेकिन वो प्राकृत संख्या में नहीं आता क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से अनंत तक जाती है और पूर्ण संख्या 0 से अनंत तक जाती है, तो यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, क्या है पूछ रहा है। प्रत्येक पूर्णांक मतलब, पूर्णांक का मतलब हुआ 0 से लेकर अनंत तक और 0 से इधर माइनस की संख्या अनंत तक, ये पूर्णांक संख्या हुआ। तो क्या प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हम लोग पूर्णांक जो मान लो कि 0 ही है तो 0 को भी 1/1 लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और 1 को भी 1/1 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -1 को भी 1/1 लिख, माइनस को 1 को भी -1/1 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो उसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं पूर्णांक संख्या को। तो इसलिए पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या है। और हम लोग परिभाषा में भी देखे थे कि परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या का मेल है। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का, ये जो पूछा गया क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा हाँ है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। अब पूछ रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या, तो प्रत्येक परिमेय संख्या में तो प्राकृत संख्या भी आ जाएगी। ठीक है, तो प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि पूर्णांक संख्या में 0 और 0 के बाद अनंत तक माइनस की संख्या भी होती है और अनंत तक धनात्मक संख्या भी होती है, तो ये गलत है। ठीक है, अभी हम लोगों ने जो उदाहरण अभी सॉल्व किया वो उदाहरण 1 था। अब उदाहरण 2 में दिया था कि 2 परिमेय संख्या के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना, ये एक टॉपिक है। तो प्रश्न दे रहा था कि 1 तथा 2 के बीच 1 तथा 2 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। परिमेय संख्या मतलब p/q के रूप में संख्या ज्ञात करनी है, 1 और 2 के बीच 3 परिमेय संख्या। तो कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे? तो 3 परिमेय संख्या कह रहा है, तो हम लोग 3 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, कितनी भी संख्या बोले 1 तथा 2 के बीच में, अभी यहाँ पे 3 ही बोल रहा है, मान लो 6 पूछ दे, 7 पूछ दे, 8 पूछ दे, मान लो कि कितना भी पूछे। ठीक है, तो 1 तथा 2 के बीच 3 परिमेय संख्या पूछ रहा है, तो 3 + 1 कर देंगे बराबर 4। ठीक है, अब ये जो 4 आया, तो 4 के नीचे भी 4 बटा में हम दे देंगे, 4/4 बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 1 से किसी भी संख्या में गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ता ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि अब 1 और 2 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो ये 4/4 से 1 और 2 में गुना कर देंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। तो 1 गुना 4/4, ठीक, और इधर 2 गुना 4/4, तो ये हो जाएगा। इसके ये जो 1 है इसके नीचे भी 1 है। ठीक है, ऐसे दर्शाने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि गुना होगा तो गुना नीचे नीचे ऊपर ऊपर होता है, ऐसे भी होता है, लेकिन हम लोग को अभी संख्या ज्ञात करना है।
तो देखिए, 1 गुना 1, 1 गुना 4, 4 और 1 गुना 4, 4, ये हो गया 4/4 और ये हो जाएगा 2 दूनी के 4, 8, 4 दूनी के 8, सॉरी 4 दूनी के 8, ये 8 हो जाएगा और ये 1 गुना 4, ये 4 हो जाएगा। अब इसके बीच में हम लोग 3 संख्या निकाल लेंगे, तो चलिए निकालते हैं। अब यहाँ पे हो जाएगा 4 के बाद कौन सा आएगा, 5/4, ठीक, 6/4, ठीक, 7/4, ठीक है। तो ये ऊपर की संख्या बढ़ रही है, तो यहाँ पे 1 2 3, 3 संख्या निकल गई। तो हम लोगों ने क्या ज्ञात किया, तो एक और एक मिनट, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था, वीडियो की क्वालिटी अच्छे से शूट नहीं हो रही थी, इसलिए बंद करना पड़ा। तो देखिए हम लोगों ने निकाला था 4 और 8 के, ये 4 8 है, लेकिन इसको हम तोड़ेंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो 1 और 2 के बीच में इतनी ये 3 परिमेय संख्या निकली, तो आंसर होगा 1 और 2 के बीच की 3 परिमेय संख्या, सॉरी 5/4, 6/4 और 7/4, ये 3 परिमेय संख्या हो गई। 1 और 2 के बीच में 3 परिमेय संख्या हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। तो चलिए, हमने भूमिका को समझा, कुछ उदाहरण समझे और अब प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 1.1 को। तो पहला प्रश्न है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं 0? सवाल है, तो हम लोग इसको हल करते हैं और इसको समझते हैं कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर सिंपल है। शून्य एक परिमेय संख्या है पूछ रहा है, तो इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग शून्य एक पूर्णांक है, ठीक, ये तो पता है, क्योंकि पूर्णांक संख्या में 0 से अनंत तक धनात्मक संख्या होती है और 0 से अनंत तक इधर बाएं तरफ ऋणात्मक संख्या होती है, और दोनों का मेल पूर्णांक संख्या होता है। तो 0 तो पूर्णांक है, ठीक है, और 0 पूर्णांक है और इसे p/q के रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे अगर हम लोग 1 लगा दें तो ये p/q के रूप में आ जाएगा, और ये q बराबर नहीं है 0 के, ठीक है, क्योंकि q यहाँ पे 1 है, ये p 0 है, ठीक है, p पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0, और p/q एक पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है, 0 भी पूर्णांक है। अगर हम ऐसे कर भी देते हैं, ये बटा में 1 जोड़ भी देते हैं, तो ये 0 में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि 0/1 बराबर 0 ही होगा। तो 0 को हम लोग 0/1 p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, जहां q बराबर नहीं 0। तो यह सिद्ध हो गया, यह सिद्ध हुआ कि 0 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो 1 नंबर क्वेश्चन यही था, 0 को बताना था कि परिमेय संख्या है या नहीं। तो 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 पूर्णांक है और इसके नीचे जो बटा में 1 है ये भी पूर्णांक है, और q बराबर नहीं 0 है, तो 0 को 0/1 हम लोग लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए 0 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, प्रश्नावली 1.1 का अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। जैसा कि हम लोग उदाहरण में 1 और 2 के बीच में 3 परिमेय संख्या ज्ञात किए थे, यहाँ 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। कितना भी संख्या दे दे, 6 दे दे, 10 दे दे, 12 दे दे, 1000 दे दे, 200 दे दे, कितना भी दे दे, हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए
3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या को ज्ञात करते हैं। तो क्वेश्चन मैंने यहाँ नोट पे उतार लिया है। आप लोग अपने किताब से देख के, किताब की मदद से पहले क्वेश्चन खुद से बनाने का सॉल्व करें, बनाने के प्रयास करें। और क्योंकि सभी चीज़ तो पहले इंट्रोडक्शन में बता ही दिया गया, भूमिका में बता ही दिया गया, तो उस भूमिका के आधार पे ही आप प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व कर सकते हैं। और जहाँ मतलब थोड़ा सा अगर ना समझ में आए, मुझे तो नहीं लगता है कि समझ में नहीं आएगा, तो अगर ना बने तो वीडियो की सहारा लें, क्योंकि ये बहुत ही आसान अभी प्रश्न है। ठीक है, तो मैं ऐसे बना देता हूँ। तो 2 और 3 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। कितनी? 6 ज्ञात करनी है। ठीक है, 6 ज्ञात करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, 6 प्लस 1 कर देंगे बराबर 7। अब इस 7 को क्या करना है, 7 से अगर हम इसमें गुना करेंगे तो पूरा संख्या का मान ही बदल जाएगा। ठीक है, तो 7/7 कर देंगे, इसका मतलब हो गया 1। अब 1 से इसमें गुना करेंगे 2 और 3 में, तो कोई अंतर नहीं आएगा। और हम लोगों को परिमेय संख्या निकालना है जो p/q के रूप में होता है। तो 2 गुना 7/7 और इधर 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 लिख लेते हैं। चलो इधर ही लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं। नहीं, यहाँ पे थोड़ा दिक्कत है, थोड़ा सा पेज। और क्वेश्चन तो आपने देख ही लिया, हल देख लीजिए बस। 2 गुना 7/7 और इधर 3 गुना 7/7। नीचे 1 जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 ही रहेगा और ये 3 ही रहेगा। तो अब चलो गुना करते हैं। तो 7 दूना के 14 और 7 एकम 7, और ये हो जाएगा 21 और ये 7 एकम 7। अब सुनो, 14/7 और 21/7 के बीच में हम लोग को 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, 15/7, 16/7, 17/7, राइटिंग थोड़ी गड़बड़ है, माफ कीजिएगा, 18/7, 19/7, 20/7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या निकल गई परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या p/q के रूप में है। ठीक है, p/q के रूप में ये 6 संख्या निकल गई। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। यहाँ इसका आंसर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है ये बुक में, 3/5 और 4/5 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। कितनी? तो 5। ठीक है, अब यहाँ पे परिमेय संख्या ही दे दिया है। 3/5 और 4/5 एक परिमेय संख्या का रूप है, जिसमें हम लोग को 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ये थोड़ा 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, 5 ज्ञात करना है तो 5 + 1, पेन बदल देता हूँ, 5 + 1 बराबर 6, 6/6। 6/6 को 3/5 से और 4/5 से गुना कर देंगे। ठीक है, कहीं कहीं वीडियो का क्वालिटी ख़राब हो जा रहा है, पता नहीं क्यों, शूट करने में दिक्कत आ रही है, तो समझ लीजिएगा। ठीक है, तो 3/5 और 3/5 को 6/6 से गुना करेंगे, 3/5 गुना 6/6। फिर इधर 4/5 गुना 6/6। ठीक है, अब बीच की संख्या निकाल लेंगे, 18/30 और इधर हो गया 24/30। ठीक है, 18/30 और 24/30। अब इसके बीच 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो ये तो खुद ही 3/5 है। ठीक है, ये 4/5 है, तो इसके बाद का निकालेंगे, इसके बीच का। तो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 21/30, 1 2 3 4, 19 20 36 18 30, 5 संख्या तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 संख्या तो निकल गई। और 5 ही पूछ रहा था, तो 5 संख्या तो ये आ गई। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन करते हैं।
अगला क्वेश्चन 4 नंबर है, इसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, इसमें 3 कथन दिया हुआ है और हम लोगों को बताना है कि सही है या गलत है। ये किसी बच्चे का बुक है जिसमें इसने ये गलत आंसर किया हुआ था, ये सही लिखा हुआ था पर ये नहीं होगा, बताता हूँ। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है, एक कथन है जो इस सवाल में पूछ रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो हाँ, सही है ये। और कैसे है? तो प्रत्येक प्राकृत संख्या जो है एक पूर्ण संख्या हो सकती है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से धनात्मक की अनंत संख्या होती है। ठीक है, 0 को अगर हटा दिया जाए तो बाकी सारी पूर्ण संख्या भी प्राकृत संख्या हो सकती है। इसलिए प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या की श्रेणी में आ सकती है, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होकर धनात्मक संख्या की ओर अनंत की ओर जाती है, और उसी के बीच बस पूर्ण संख्या में 0 लगा हुआ रहता है, तो वो भी प्राकृत संख्या प्रत्येक प्राकृत संख्या जो है पूर्ण संख्या हो सकती है। लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि उसमें पूर्ण संख्या में 0 होता है और 0 प्राकृत संख्या की श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होकर धनात्मक की ओर अनंत की ओर चली जाती है। ठीक है, तो इसका ये रीजन हुआ। और दूसरा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। ये कथन जो है कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है, तो ये गलत है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक जो है पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक में माइनस की भी संख्या सम्मिलित होती है, और पूर्ण संख्या जो है 0 से स्टार्ट होकर धनात्मक की ओर चली जाती है, अनंत की ओर। लेकिन पूर्णांक संख्या में 0 से बाएं तरफ आने वाली संख्याएं, जो संख्या रेखा पर बाएं तरफ आती हैं, ऋणात्मक संख्याएं, वो भी सम्मिलित होती है अनंत तक। तो इसलिए प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। ठीक है, अब है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये नहीं, ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या जो है वो पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और प्राकृत संख्या का मेल होती है। ठीक है, और पूर्ण संख्या जो है बस एक पूर्ण संख्या होती है जो 0 से स्टार्ट होकर धनात्मक की ओर जाती है। लेकिन परिमेय संख्या ऋणात्मक भी हो सकती है, प्राकृत संख्या भी हो सकती है, इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। हाँ, पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकती है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। तो ये रीजन हुआ। अगर आप कहिएगा तो मैं इसको नोट्स पे लिखवा भी दे सकता हूँ, लेकिन आप लोग वीडियो को रोक के और खुद नोट बना लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आप लोगों को याद रहेगा। ठीक है, ये देखने में छोटा प्रश्न है, लेकिन ये बहुत ही लॉजिकल है, इसको हमेशा याद रखना होगा, ये हमेशा काम आएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला टॉपिक है हम लोगों का अपरिमेय संख्या, तो इसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन दबा लीजिएगा, क्योंकि हर बार इस चैनल पे कक्षा 9 की गणित विषय की सारी जो जितनी भी अध्याय हैं उनको सॉल्व करा के और वीडियो के माध्यम से यहाँ पे अपलोड किया जाएगा। अगर कोई गलती हुई हो तो उसे माफ़ कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।